सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल मैथ्स विद पूजा को और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आप मेरे मैथ लेक्चर्स को सबसे पहले देख सकें। मेरे वीडियो लेक्चर्स को शेयर कीजिए। थैंक यू। वेलकम डियर स्टूडेंट्स, 10वीं कक्षा की रिवीजन वीडियो की श्रृंखला में हम अभी चैप्टर 3 के 1 अंक वाले प्रश्नों का रिवीजन कर रहे हैं। इससे पहले के वीडियो लेक्चर में मैंने आपको एक अंक वाले 17 क्वेश्चन ऐसे कराए थे जो हमारी पिछले साल के पेपरों में, क्वेश्चन पेपर्स में आए हुए थे। इसके अलावा ये कुछ चुनिंदा 2-4 क्वेश्चन ऐसे हैं कि इस तरह के प्रश्न भी परीक्षा में आने की पूरी संभावना रहती है। तो ये कुछ क्वेश्चन अब मैं आपको करा रही हूँ प्रैक्टिस के लिए। तो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। के किस मान के लिए, देखिए के हमें एक अननोन क्वांटिटी दे दी गई है जिसकी वैल्यू हमें पता नहीं है, जो हमने निकालना है। तो के किस मान के लिए, भाई के की क्या वैल्यू आए कि रैखिक समीकरणों, 2 समीकरण अब हमें दे रखे हैं। यहाँ पर मैं आपको इनका सॉल्यूशन करती हूँ। 2x - y - 3 = 0 और ये देखें बेटा 2kx + 7y - 5 = 0। ये क्वेश्चन नंबर 1 है और ये इसके समीकरणों का युग्म है। क्या कहता है कि के किस मान के लिए रैखिक समीकरणों, इसका दिस एंड दिस के युग्म का एक अद्वितीय हल है। कहने का मतलब क्या है कि ये जो 2 समीकरण हमें दे रखे हैं, हमें इनका यूनिक सॉल्यूशन चाहिए, अद्वितीय हल चाहिए, एक ही हल चाहिए। लास्ट वीडियो में मैं आपको बता चुकी हूँ कि अद्वितीय हल हमें कब मिलता है, जब हम इनके गुणांकों का a1 b1 c1 a2 b2 c2 का अनुपात लेते हैं और अगर a1 बटा a2 b1 बटा b2 के बराबर नहीं आता है तो हमारे समीकरण युग्म का अद्वितीय हल होता है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर फटाफट से भाई a1, पहले समीकरण के जितने भी गुणांक होंगे वो a1 b1 c1 होंगे। दूसरे समीकरण के जितने भी गुणांक होंगे वो a2 b2 c2 होंगे। ये सब मैं आपको लास्ट लेक्चर में बता चुकी हूँ। तो a1 2 हो गया, b1 -1 हो गया और c1 -3 हो गया, a2 2k हो गया, b2 7 हो गया और c2 -5 हो गया। अब अगर ये 1 नंबर का क्वेश्चन है तो ये कोई भी कैलकुलेशन आपने एग्जाम में आंसर शीट में नहीं करनी है। बट अगर यही क्वेश्चन 2 मार्क्स में आ जाता है, 2 मार्क्स में, तो आपको इसका कंप्लीट सॉल्यूशन देना है। तो हम दोनों चीज यहाँ पर लेकर चल रहे हैं। अगर 1 नंबर में आता है तो बिल्कुल वर्बल क्वेश्चन है, मैं अभी वो भी बता दूंगी। तो यहाँ पर अब हम लिख रहे हैं भाई अद्वितीय हल के लिए, अद्वितीय हल के लिए फॉर यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन के लिए क्या होना चाहिए, a1/a2 का जो रेशो है वो b1/b2 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो भाई ये तो हो गया 2, ये हो गया 2k इज नॉट इक्वल टू -1/7। 2 से 2 कट गया, 2 से कटा तो 1 आया ना, तो 1/k नॉट इक्वल टू -1/7। क्रॉस मल्टीप्लाई, आर पार गुणा कर दो, 7 यहाँ चला जाएगा, बराबर नहीं है -k के, या माइनस को आप उस तरफ ले जाओ तो हम कह सकते हैं कि k बराबर नहीं है -7k। यानी कि क्या मतलब है कि अगर हम k के स्थान पर -7 रख देंगे तो उत्तर हमारा यूनिक नहीं आएगा। लेकिन अगर -7 को छोड़कर कोई भी रियल नंबर, वास्तविक संख्या यहाँ रखते हैं तो हर बार हमारा सॉल्यूशन यूनिक आएगा। तो k बराबर नहीं है -7 के, तो ये हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा, k इज नॉट इक्वल टू -7। ये जो मैंने आपको सॉल्यूशन दिया ये 2 मार्क्स में सफिशिएंट है। लेकिन अगर 1 मार्क का क्वेश्चन है तो आपने अपनी मेंटल कैलकुलेशन करनी है। कितनी देर लगती है, देखिए अगर आपको सारा सब कुछ क्लियर है, ये इक्वेशन दे रखी है, ये इक्वेशन दे रखी है, हमें यूनिक सॉल्यूशन चाहिए। हमें पता है यूनिक सॉल्यूशन कब होता है, व्हेन a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। वर्बल बस इतना ही करना है बुक में, रफ में अपना। -1/7 भाई 2 से 2 कट गया, k उधर चला गया, 7 उधर चला गया, k इज नॉट इक्वल टू -7। कितने मिनट लगे, 1 मिनट भी कंप्लीट नहीं लगा 1 नंबर का करने के लिए। लेकिन अगर यही क्वेश्चन 2 नंबर में आता है तो, लेकिन वैसे आपको मैं बता दूं कि चैप्टर 1 में से, इसमें से
चैप्टर 3 में से अभी तक 2 नंबर के कोई क्वेश्चन नहीं आए थे, बट मार्च 2021 में हमारा पैटर्न चेंज हो रहा है, 2-2 नंबर के 5 क्वेश्चन आएंगे, तो पूरी प्रोबेबिलिटी है कि ये क्वेश्चन भी हमारा 2 नंबर में आ जाए। तो ये हमें वही रिजल्ट जो हमने लास्ट वीडियो में सीखा था उसी को थोड़ा मॉडिफाई करके हमें अननोन की वैल्यू फाइंड करनी है। इसी तरह का हमारा सेकंड क्वेश्चन है भाई, उसमें भी हमें इक्वेशंस दे रखी हैं और बिल्कुल सेम रिजल्ट हमसे पूछ रखा है कि k का मान ज्ञात कीजिए, बस भाषा बदल दी, k का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए 2x जमा ky बराबर है 1। ध्यान देंगे 2x जमा ky बराबर है 1 और 5x घटा 7y बराबर है 5। 5x घटा 7y बराबर है 5 का एक अद्वितीय हल हो। फिर से वही बात आ जाती है, अद्वितीय हल हो। थोड़ा सा अब आप यहाँ चेंज देखें, स्टेटमेंट में क्या चेंज है। x और y लेफ्ट में है और जो कांस्टेंट टर्म है वो राइट साइड में है। इसमें भी सेम है, ठीक है। अभी तक हम जो करते आ रहे हैं, हमने ये देखा था कि जो हमारी इक्वेशन होती है, लीनियर इक्वेशन या रैखिक समीकरण, वो इस रूप में होता है ax जमा by जमा c बराबर है 0। गलत ये भी नहीं है, c राइट में चला गया। बस आपने ये ध्यान रखना है कि जब हम 2 समीकरणों की तुलना करते हैं तो दोनों में ही या तो c राइट साइड में होना चाहिए या दोनों समीकरणों में ही c लेफ्ट साइड में होना चाहिए, नहीं तो हमारा क्वेश्चन गलत आ जाएगा क्योंकि दोनों की फॉर्म अलग अलग हो जाएगी। तो अभी आप इसको बिना बदले a1 b1 c1 ले सकते हो, a2 b2 c2, क्योंकि दोनों c राइट में हैं। क्लियर है, मेरी बात समझ आ रही है? क्योंकि जब हम देखो ना, अब यहाँ c1 कितना है 1, c2 कितना है 5, रेशो आ जाएगी 1/5। लेकिन जब आप इसको लेफ्ट में लाओगे ये माइनस का 1 हो जाएगा, ये माइनस का 5, माइनस से माइनस कैंसिल, रेशो फिर वही हो जाएगी 1/5। तो लेफ्ट या तो दोनों ही टर्म्स लेफ्ट में हो, राइट में दोनों ही इक्वेशन में 0 होना चाहिए, अदरवाइज दोनों ही इक्वेशन में राइट साइड में कांस्टेंट होना चाहिए। दोनों की फॉर्म एक जैसी होनी चाहिए दोनों इक्वेशंस की। तो देखिए अब हम फटाफट से देखते हैं। a1 2 है, b1 k है, c1 1 है, a2 5 है, b2 -7 है बेटा और c2 5 है। फिर से वही बात आ जाती है, तो हम जल्दी से करते हैं भाई। अद्वितीय हल के लिए तो क्या होना चाहिए, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, तो ये हो गया 2/5 इज नॉट इक्वल टू k/-7। के को एक साइड रखिए जो अननोन है, बाकी को राइट लेफ्ट या राइट में ले जाइए। तो हम 7 को यहाँ ले आते हैं, तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 7 माइनस का है तो मैंने ब्रैकेट लगा दी, डिवाइडेड बाय 5 इज नॉट इक्वल टू के। ये बात आपने ध्यान रखनी है, दिस इज नॉट इक्वल टू के। 2 7 जा 14, 2 7 14, -14/5 बराबर नहीं है के या के की वैल्यू -14/5 के बराबर नहीं है। तो हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो ये वाला हो जाएगा कि के बराबर नहीं है -14/5 के। क्लियर? आई थिंक आपको ये समझ आ गया होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टाइप का क्वेश्चन आने की पूरी प्रोबेबिलिटी है, वो भी तब जब हमारे पास 40 क्वेश्चन जो है वो सिंगल मार्क्स के आने वाले हैं। क्लियर? चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अब ये देखिए, किसी ग्राफ पेपर पर भी हम इनका इक्वेशन की जो है वो ग्राफ तो खींचते ही हैं, रेखा हमने देखा है। मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि 2 समीकरण हैं, 2 इक्वेशन हैं, तो उनका यूनिक सॉल्यूशन हो या ग्राफ इंटरसेक्टिंग हो या वो हम कहते हैं कि संगत हो, तीनों बातें एक हैं। मैंने वीडियो में उसमें सब कुछ डिटेल आपको दी है। तो किसी ग्राफ पेपर पर समीकरण युग्म यानी 2 समीकरणों का कोई हल नहीं होगा। 2 समीकरण हैं और ये कहता है कि उसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा यदि 2 रेखाएं L और M। भाई अब ये ग्राफ पेपर बना लो।
अब यहाँ पर हम ग्राफ पेपर तो नहीं, लेकिन हम कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रॉ कर सकते हैं। भाई ये x है बेटा, ये y है, ये y डैश है और ये x डैश है। मान लिया ये हमारा ग्राफ पेपर है और इस पर दो रेखाएं कहाँ से आ गई? एक समीकरण को एक रेखा रिप्रेजेंट कर रही है और दूसरे समीकरण को दूसरी रेखा रिप्रेजेंट कर रही है, और वो दोनों रेखाएं L और M कैसी हो कि कोई हल ही ना हो। तो ऑप्शन क्या है? रेखाएं प्रतिच्छेद करें, रेखाएं संपाती हों, रेखाएं समानांतर हों या कोई नहीं। अब हम बारी बारी से देखें, तीनों केस डिस्कस कर लेते हैं, रिवीजन भी हो जाएगा। प्रतिच्छेद करें, भाई दो लाइन ले ली मैंने, एक L ले ली मैंने, एक लाइन M ले ली मैंने, ये एक लाइन M ले ली, आई थिंक दिख रहा होगा आपको, ये M ले ली और ये L ले ली। दोनों लाइनें अब ये तो प्रतिच्छेद कर गई, दे आर इंटरसेक्टिंग एट वन पॉइंट, एक पॉइंट पे काट रही हैं, और जिस पॉइंट पर ये एक दूसरे को काट रही हैं वो इनका कॉमन पॉइंट है, और कॉमन पॉइंट का मतलब ये इनका कॉमन सॉल्यूशन है। तो इस सिस्टम का तो सॉल्यूशन होगा और एक यूनिक सॉल्यूशन होगा। तो अगर किसी ग्राफ पेपर पर दो रेखाएं, दो लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं, प्रतिच्छेद करती हैं, काटती हैं, तो उसका एक यूनिक सॉल्यूशन होगा। और जबकि हमसे पूछा गया है कि कोई सॉल्यूशन नहीं होना चाहिए, तो हमारा पहला ऑप्शन तो रॉन्ग हो जाता है। ये मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए तीनों पार्ट्स में बता रही हूँ, आपको तीनों डिस्कस करेंगे अभी हम यहाँ पर। संपाती हो, कोइंसिडेंट, संपाती का क्या मतलब है? भाई मान लीजिए ये है आपकी लाइन L, ध्यान देंगे, और ये है आपकी लाइन M। कोइंसिडेंट का मतलब दोनों एक हो गई, संपाती, एक दूसरे के ऊपर आ गई, एक दूसरे को कवर कर लिया इन्होंने। मीन्स बोथ लाइन्स आर सेम, बोथ लाइन्स आर रिप्रेजेंटिंग द सेम लाइन। दोनों जो अलग अलग लाइंस थी वो एक ही बन गई। यानी कि अब देखो ना, अगर मैं ब्लैक को आगे तक ले जाऊं, ब्लैक पार्ट को, और मैं रेड को नीचे तक ले आऊं, तो वो कलर ही अलग अलग है, अदरवाइज कंप्लीट लाइन एक है। तो कंप्लीट लाइन पर जितने भी पॉइंट्स हैं वो दोनों लाइनों के कॉमन पॉइंट हैं। इसका मतलब ये जितने भी पॉइंट हैं ये इन दोनों लाइनों के कॉमन सॉल्यूशन है। तो इस स्थिति में दोनों जो हैं इक्वेशंस के जो सॉल्यूशन होंगे वो इनफाइनाइट होंगे, अनंत हल होंगे। तो जब दो रेखाएं संपाती या कोइंसिडेंट हो जाती हैं तो हमारे इक्वेशंस के इनफाइनाइट यानी अनंत हल आते हैं, बहुत सारे सॉल्यूशन आते हैं। जबकि हमारा क्वेश्चन क्या है कि कोई हल नहीं होना चाहिए। तो अभी तीसरा ऑप्शन क्या बचता है? समानांतर का। देखते हैं, दो रेखाएं, ये L ले ली हमने भाई, और ये हमने ले ली भाई रेखा M। ठीक है भाई, अब क्या इनको अगर हम किसी भी डायरेक्शन में एक्सटेंड करें, बढ़ाएं, तो क्या ये कहीं मिलेंगी? भाई इसको बढ़ाओ, रेल की पटरी, ठीक है, इसको बढ़ाओ, या आपकी नोटबुक पर लाइंस ड्रॉ होती हैं उनको आप देखो। मेरे ब्लैक बोर्ड पर ये दो ऑप्शन है, नीचे नीचे और ऊपर की तरफ दो पट्टियां हैं, इनको कितना ही बढ़ा लो कहीं नहीं मिलेंगी। और जब दो रेखाएं किसी तरफ भी बढ़ाने पर कहीं भी नहीं मिलती हैं तो उनमें कोई कॉमन पॉइंट नहीं है, और कोई कॉमन पॉइंट नहीं है तो वो लाइंस जिन इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रही हैं उन इक्वेशन का कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। तो हमारा जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो समानांतर वाला हो जाएगा। इस एक क्वेश्चन में मैंने आपको तीनों बातें बता दी हैं कि इफ, ध्यान दे मेरी बात पर, नंबर 1, अगर L और M एक दूसरे को प्रतिच्छेद, अगर L और M क्या करते हैं? प्रतिच्छेद करती हैं, इंटरसेक्ट करती हैं, काटती हैं, तो उस सिस्टम का होता है बेटा जी एक अद्वितीय हल। ये पहला ऑप्शन है। और दूसरा ऑप्शन है L और M संपाती हैं, यानी एक दूसरे को सेम लाइन बन रही हैं दोनों, तो हमारे अनंत हल होंगे, बहुत बहुत हल होंगे उन दोनों इक्वेशंस के। और थर्ड ऑप्शन है कि अगर L पैरेलल है M के, ये पैरेलल का साइन है, तो हमारे सिस्टम
सिस्टम का कोई सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है। ये मैंने एक ही ग्राफ में आपको तीनों बातें समझा दी हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन किसी भी तरह घूम के आ सकता है कि भाई समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा कब, जब समानांतर है। यहाँ आ जाए समीकरण, अब इसी को आप बदल लेना। मैंने आपको कहा था कि मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चंस बताऊंगी, तो इसी को अब आप मॉडिफाई कर लेना। 2 क्वेश्चन आपके यहीं बन जाएंगे कि समीकरण युग्म का एक अद्वितीय हल होगा यदि, ठीक है भाई, इसकी जगह हो गया एक अद्वितीय हल, वो बन गया क्वेश्चन नंबर 4। इसकी जगह हो गया अनंत हल, वो बन गया आपका क्वेश्चन नंबर 5। तो इस तरह से ये 3 ये हैं, 2 को आप यहीं पर मॉडिफाई करते हो तो ये 4-5 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए और मिल जाते हैं। तो ये 1 मार्क के आपके लगभग 22 के अबाउट क्वेश्चंस मैंने आपको कराए हैं। अब इससे आगे हम 4 मार्क्स के क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि 3 मार्क्स के क्वेश्चन अभी तक इस चैप्टर में से आए नहीं हैं। चलिए बेटा, अब हम करते हैं 4 मार्क्स के क्वेश्चन चैप्टर नंबर 3 से। 2 टाइप के हमारे क्वेश्चन उसमें आते हैं। एक तो हमें डायरेक्ट लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स मिलेगी, 2 चर वाले रैखिक समीकरण डायरेक्ट मिलेंगे। डायरेक्ट का मतलब जिनमें x और y न्यूमरेटर में होते हैं, जो सिंपल अपनी जनरल फॉर्म होती है उसमें, ठीक है। और एक टाइप के जो हमारे क्वेश्चन आते हैं उनमें x और y डिनोमिनेटर में आ जाता है। तो उन क्वेश्चंस को हम एक सेपरेट वीडियो में डिस्कस करेंगे। कुछ 2-3 क्वेश्चन हम यहाँ पर अपने सिंपल जो है मेथड्स के वो डिस्कस करते हैं, जिनमें x y अपनी जनरल लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में पाए जाते हैं। ये क्वेश्चन हमारा 2018 में आया हुआ है। सॉल्व करें, हल करें। 0.2x जमा 0.3y बराबर 1.3, 0.4x प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3। ये है इक्वेशन नंबर 2। हमारे पास केवल 2 ही मेथड है, प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि, क्योंकि वज्र गुणन विधि मार्च 2021 के लिए परीक्षा में से डिलीट कर दी गई है, सिलेबस में से। प्रतिस्थापन विधि और भाई विलोपन विधि, सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड एलिमिनेशन मेथड, ठीक है भाई। तो उनमें से जो भी आपको अच्छा लगे आप उस मेथड से क्वेश्चन कर सकते हैं, क्योंकि एग्जाम में जनरली ये नहीं कहा जाता कि आप फला मेथड का यूज करें। कोई मेथड वहाँ पर पर्टिकुलरली डिस्क्राइब नहीं किया जाता है, आज तक तो कभी किया नहीं गया है। अब ये देखिए, ये क्वेश्चन है भाई डेसिमल में, तो ये डेसिमल बच्चों को परेशान करेगा, क्या करें। अब डेसिमल हटाने के लिए क्या करते हैं भाई, 0.2 है तो 0.2 को हम 2/10 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं। तो इसको, या फिर हमारे पास एक और डायरेक्ट तरीका है कि 0.2 को अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है, ध्यान देंगे मेरी बात पर, तो ये क्या बन जाएगा भाई 2/10, 2/10 गुणा 10, 10 से 10 कटकर कितना आ जाएगा 2। वैसे भी एक सिंपल सा फंडा है कि जब भी हम किसी दशमलव की संख्या को 10 से 100 से 1000 से गुणा करते हैं तो जितनी जीरो यहाँ होती हैं हमारा दशमलव उतने ही स्थान आगे चला जाता है, ठीक है। तो इसको डायरेक्ट अब हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को डेसिमल से मत करना, बहुत उलझ जा हो गया आप, लंबा पड़ जाएगा। हमारे पास एक साधारण सा तरीका है कि दोनों समीकरणों को पहले 10 से गुणा कर दो। तो हम यहाँ लिखेंगे दोनों, ये सारी बातें अब आपको लिखनी पड़ेंगी बिकॉज हम 4 नंबर का क्वेश्चन कर रहे हैं। दोनों समीकरणों को 10 से, बेटा जी 10 से गुणा करने पर, देखिए जब भी आप किसी समीकरण को किसी संख्या से गुणा करते हो इसका मतलब उस समीकरण की बोथ साइड्स में जितनी भी टर्म्स हैं सबको मल्टीप्लाई कर रहे हो। ये भी 10 से गुणा होएगा, ये भी होएगा और ये भी, ठीक है। आप ऐसे लिख सकते हो, जिन बच्चों को दिक्कत हो पहले इधर भी 10 लगा दिया, 10 गुणा 0.2x जमा 0.3y बराबर है 10 गुणा 1.3। पहला समीकरण ले लिया हमने। 10 को इससे गुणा करोगे ये बन जाएगा 2x, ये बन जाएगा 3y और ये बन जाएगा 13। बल्कि उनको आप 1 और 2 नाम ही मत दो, सिर्फ डायरेक्ट लिख दो कि दोनों समीकरणों को। तो ये अब हमारा बन गया इक्वेशन नंबर 1 हमारी बन जाती है, समीकरण नंबर 1 बन जाता है। इसी प्रकार, ठीक है भाई, इसी प्रकार आप डायरेक्ट भी अब लिख सकते हो भाई। इसी प्रकार जब इसे 10 से गुणा करोगे ये बनेगा 4x जमा 5y और वहां से दशमलव हट जाएगा तो ये बन जाएगा 23, इक्वेशन नंबर 2।
ये इतना इजी क्यों हो गया? क्योंकि हर एक में दशमलव के बाद एक ही डिजिट आई हुई थी, तो 10 से मल्टीप्लाई करने से हमारा काम चल गया। अब ये हमारी इक्वेशन बन गई है जिसे हमने प्रतिस्थापन या विलोपन विधि से हल करना है। अब देखिए यहाँ प्रतिस्थापन अगर आप लगाते हो तो ना बटे में जाएगा, उसकी बजाय विलोपन आपको ज़्यादा इजी पड़ेगा। कैसे भाई? यहाँ 2 है और यहाँ 4 है, इसमें हम 4 ला सकते हैं। अगर हम इक्वेशन नंबर 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो दोनों कोफिशिएंट सेम हो जाएंगे। तो समीकरण नंबर 1 को 2 से फिर से गुणा करने पर, गुणा का मतलब समझ जाइए कि समीकरण को जब भी किसी संख्या से गुणा करते हैं हर टर्म को करना है। तो ये क्या बन जाएगा भाई? 2 2 जा 4, 2 दूनी 4x, 2 तिया 6y बराबर है 13 दूनी 26 बन गया। और इसको इसके नीचे रीराइट कर लो तो ये बन गया 4x जमा 5y बराबर है 23। ये समीकरण नंबर 2 है और इसको हमने नया नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 3। मेरी बात समझ आ रही है आपको? विलोपन विधि में हम दोनों इक्वेशंस के कोफिशिएंट्स को सेम करने की कोशिश करते हैं। अब ये 3 है और ये 5 है, दोनों ही अभाज्य संख्याएं हैं। तो इसमें ना तो 3 की टेबल में 5 आता, ना 5 की टेबल में 3 आता। अगर हम y को पकड़ते हैं, अगर हम y को पकड़ते हैं तो हमें इस इक्वेशन को 5 से करना पड़ेगा जब यहाँ 5 तिये 15 आएगा, और इस इक्वेशन को 3 से करना पड़ेगा जब यहाँ 5 तिये 15, दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, जबकि x का कोफिशिएंट अगर हम देखें तो यहाँ 2 है और यहाँ 4 है, और 2 की टेबल में 4 आता है, तो हम यहाँ 2 की जगह 4 ला सकते हैं, एक ही से काम चल गया। तो हमने इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई किया तो भाई ये बन गया 2 दूनी 4x, 2 तिया 6y बराबर है 13 दूनी 26, और ये इक्वेशन एज इट इज लिख दी। अब या तो हम इन दोनों नई इक्वेशन को जोड़ते हैं आपस में या घटाते हैं। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? अब अगर मैं इन्हें जोड़ दूं तो ये तो 8x बन गया और ये 11y, x भी आ गया y भी आ गया। अब हमारा काम तो वहीं का वहीं रह गया। हमने तो करना क्या था? हमें तो इक्वेशन को सॉल्व करना था। सॉल्व करने का मतलब हमें x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। तो हमें एक वेरिएबल, एक चर इसमें से गायब करना है, खत्म करना है, विलोपन करना है, एलिमिनेट करना है। तो जोड़ने की बजाय हम इन दोनों इक्वेशंस को आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे, घटाएंगे, और घटाते समय नीचे वाली इक्वेशन के सारे साइन बदल जाते हैं। अब ये 4 प्लस का है, ये माइनस का है, प्लस का नहीं मानेंगे, माइनस का। तो 4x माइनस 4x 0x आ गया। 6y प्लस का है माइनस 5y, 6y में से 5y गया तो भाई y आ गया। और 26 घटा 23, ये घटा वाला पढ़ना है अब हमने, तो 26 में से 23 गया, 3 आ गया। तो बेटा जी y की वैल्यू कितनी आ गई? 3 आ गई। मैंने आपको एग्जाम्पल भी बताया था राम और श्याम का, बिल्कुल स्टार्टिंग में जब मैंने चैप्टर शुरू कराया था कि राम और श्याम के पास 50 रुपए हैं। जब एक बच्चे के रुपए नहीं पता होंगे तो दूसरे के कैसे निकलेंगे? तो अब ये y की वैल्यू जब हमें पता लगी है तो अब हम x की वैल्यू को दी गई कंडीशन में पुट करके, दी गई इक्वेशन में पुट करके फाइंड आउट कर सकते हैं। अब ये y की वैल्यू को चाहे आप इक्वेशन नंबर 1 में रख दो, चाहे 2 में रख दो, चाहे 3 में रख दो, आपको x मिल जाएगा। तो यहाँ हम लिखेंगे y बराबर 3 को समीकरण नंबर 1 में रखने पर। क्लियर? समीकरण नंबर 1 में रखने पर ये है भाई समीकरण नंबर 1। और क्या है ये? 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। 2x जमा 3y बराबर है 13। तो ये देखिए 2x जमा 3y की जगह 3 बराबर है 13। भाई 3 तिया 9 हो जाएगा। 2x जमा 3 तिया 9 बराबर है 13। संख्या संख्या एक तरफ, चर एक तरफ, तो x तो यहीं रह जाएगा। 2x बराबर है के नीचे बराबर है 13 घटा 9, 13 में से 9 गए 4 आ गया। इधर 2x आ गया, इधर 4 आ गया। 2x बराबर है 4, x बराबर है क्या आ जाएगा? 4। और 2 ने अपना स्थान छोड़ा है, लेफ्ट से राइट में आया है, तो 4 बटा 2, 2 दूनी 4 कट गया। तो भाई x की वैल्यू तो 2 आ गई और y की वैल्यू 3 आ गई, और ये हमारा आंसर आ जाएगा।
ठीक है। एक छोटी सी बात मैं बताना चाहूँगी कि कई बच्चे इक्वेशन पर सर्कल नहीं लगाते हैं। अब जैसे यहाँ आप लिख रहे इक्वेशन 1 को 2 से गुना करने पर, अगर मैं यहाँ 2 लिख दूँ तो सर्कल ना लगा होने से कंफ्यूजन हो जाएगा। तो इक्वेशन को और कांस्टेंट को अलग अलग रखना है। दूसरी बात, आप इस आंसर को वेरीफाई भी कर सकते हो, पड़ताल कर सकते हो कि x 2 है और y 3 है। यहाँ रख लो, x को 2 रखो, 2 दूनी 4, y को 3 रखो, 3 तिया 9, 4 जमा 9 13, 13 बराबर 13 आ रहा है। इट मीन्स हमारा आंसर ठीक है। सेकंड में भी रख के देख सकते हो आप। 2 4 दूनी 8 जमा 5 तिये 15, 15 और 8 होता है 23। तो हमारा ये आंसर बिल्कुल करेक्ट है और ये हमारा 4 मार्क्स का क्वेश्चन है जो कि 2018 के क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है। एक और देखते हैं इसी टाइप का हम क्वेश्चन जल्दी से। देखिए क्या स्टेटमेंट है क्वेश्चन की। द स्टेटमेंट इज 3/2x माइनस 5/3y इज इक्वल टू -2। 3/2x घटा 5/3y बराबर है -2 और x/3 ये दूसरा समीकरण है जमा y/2 बराबर है, ध्यान देंगे 13/6। एक तो आपको समझ आना चाहिए, जो एवरेज बच्चे हैं जिन्हें ये चीज़ें तंग करती है, मैं उन्हें बता दूं कि ये जो x है ये एक्चुअल में ऊपर है, ये एक्चुअल में ऊपर है। 1 मिनट बेटा, जैसे अब हम 3/2x लिख रहे हैं ना, 3/2x, तो कई बच्चों को ये पता ही नहीं होता कि ये x कहाँ है। ये असल में 3x/2 ऐसे है, न्यूमरेटर में है, ऊपर है ये x। ठीक है। अब पिछला जो क्वेश्चन मैंने आपको कराया था उसमें जो ये A B C थे वो डेसिमल में थे, दशमलव में थे। इसमें जो ये A B C है ये बटा में है, फ्रैक्शन में है। तो ये फ्रैक्शन यानी कि परिमेय संख्याएं, भिन्न और दशमलव सवाल करते समय तंग करते हैं, ये हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, खासतौर पर उन बच्चों के लिए जिनकी थोड़ी पकड़ कमजोर है मैथ पर। तो इसे खत्म करने के लिए देखिए क्या करें। ये 2 है और ये 3 है और 2 और 3 का लघुत्तम कितना होता है 6। अब आप यहाँ लघुत्तम वगैरह नहीं लीजिएगा, उसमें और भी लंबा पड़ता है। सीधा सा तरीका है कि डिनोमिनेटर का हर का जो भी लघुत्तम बनता है उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। बाई चांस यहाँ भी 6 ही है और यहाँ भी 6, तो दोनों समीकरणों को हम 6 से गुणा कर देते हैं। वहाँ हमने पिछले में किससे किया था 10 से। ठीक है भाई, तो उस तरीके से आप इसको डिटेल में कर लीजिएगा। अब मैं थोड़ा सा शॉर्ट में कराऊंगी। दोनों समीकरणों को 6 से गुणा करने पर देखिए कैसे करते हैं। 6 गुणा 3/2x घटा इस मतलब हर टर्म को 6 से करना है। 6 गुणा 5/3y और 6 गुणा ये घटा की टर्म है तो यहाँ माइनस लगा दो। क्लियर। अब ध्यान दो, 6 ऊपर है 2 नीचे है, 2 एकम 2, 2 तिया 6 कट जाएगा। 3 ऊपर है 3 ऊपर है, गुणा का निशान है तो 3 तिया 9x घटा 3 दूनी 6, 2 पंजे 10y बराबर है 6 दूनी 12। ये अपनी इक्वेशन नंबर 1 बन जाती है। और इसी प्रकार यहाँ लिख लीजिए, इसी प्रकार इसको कर लीजिए 6। ध्यान रखना है किसको कर रहे हो। 6 गुणा x/3 जमा 6 गुणा y/2 बराबर है 6 गुणा 13/6। 2 तिया 6 और 3 दूनी 6। ये बन गया 2x, ये बन गया 3y बराबर है 13। इक्वेशन नंबर 2। हमारे अब दोनों ही इक्वेशंस में से जो फ्रैक्शनल पार्ट था, जो बटे का पार्ट था, वो खत्म हो चुका है और ये अब हमारी जनरल फॉर्म में इक्वेशन आ गई हैं जिन्हें अब हमने सॉल्व करना है। अब इसको मैं प्रतिस्थापन से बता देती हूँ आपको। कहीं आप सोचे कि मैं सारा विलोपन, इसको विलोपन से करोगे तो अब बिल्कुल फिर वही बात आ जाती है। 9 और 2, उसको 2 से करना पड़ेगा, इसको 9 से करना पड़ेगा, अदरवाइज इसको 3 से करना पड़ेगा और इसको 10 से करना पड़ेगा। तो वो आप कर लीजिएगा। एक पार्ट हम प्रतिस्थापन से देख लेते हैं। प्रतिस्थापन में हम क्या करते हैं कि किसी एक इक्वेशन में से या तो x का या y की वैल्यू निकालते हैं और उसको दूसरी में
पुट कर देते हैं। तो इक्वेशन नंबर 1 से हम ले लेते हैं। इक्वेशन नंबर 1 से क्या करें, 9x बराबर है, 9x बराबर है, इस 10y को राइट में ले जाओ तो ये बन जाएगा 10y घटा 12। ये 9 को भी नीचे ले जाओ तो x की वैल्यू क्या बन जाएगी, 10y घटा 12 बटे 9। x की वैल्यू आ गई इक्वेशन नंबर 1 से। फिर बता रही हूँ मैं, इक्वेशन नंबर 1 में x को एक तरफ रखा, बाकी सारी टर्म राइट में ले गए, x के गुणांक को नीचे ले आए तो ये x का मान आ गया। अब जिस इक्वेशन में से x का मान निकाला है उसमें पुट मत कर देना, आंसर नहीं आएगा, दोनों साइड्स इक्वल आ जाएंगी। उससे दूसरी इक्वेशन में आपने इस वैल्यू को पुट करना है। तो अब हम इस x की वैल्यू को सेकंड में पुट करते हैं। तो अब हम यहाँ लिखते हैं भाई x का मान, वो नीचे आ चुका है, उसको बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। x का मान इक्वेशन नंबर 2 में रखने पर, ठीक है भाई। तो अब आप इसमें रख दीजिए, 2 क्या है, 2x जमा 3y बराबर है 13। अब देखो भाई 2x यानी 2x से मल्टीप्लाई हो रहा है और x की वैल्यू अब ये है, तो x की जगह ये वैल्यू रख दीजिए, 2 ब्रैकेट पूरी वैल्यू है 10y घटा 12 बटे 9, क्लियर। और साथ में 2x, x की जगह तो ये आ गया, प्लस 3y इज इक्वल टू 13, प्लस 3y इज इक्वल टू 13। अब यहाँ देखो इस पूरी इक्वेशन में y बच गया, जब हम इसे सॉल्व करेंगे हमें y की वैल्यू मिलेगी। उस वैल्यू को हम यहाँ पर या किसी इसमें पुट करके किसी भी इक्वेशन में हम x फाइंड कर सकते हैं। तो अब हम इसे सॉल्व करते हैं। 2 न्यूमरेटर में है तो ऊपर मल्टीप्लाई होगा भाई, ध्यान देंगे, 2 10 जा 20 और 2 ढाई 10 माइनस 12 दूनी 24 बटे 9 और प्लस 3y इज इक्वल टू 13। अब ये जो 9 है नीचे ये फिर तंग करेगा, ठीक है, तो 9 से मल्टीप्लाई कर दो या एलसीएम ले लो, तो 9 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। मैं इसी स्टेप में करके दिखा रही हूँ, यहाँ भी 9, यहाँ भी 9 और यहाँ भी 9, 9 से 9 कट जाएगा, ये बन जाएगा 20y घटा 24, 9 तिया 27y और 13 निम्मा 117। टेबल याद होनी चाहिए आपको। अब देखिए 20 और 27 47y और ये 117 राइट में है, 24 को भी हम राइट में ले जाते हैं तो ये कितना बन गया, 7 और 4 11, 2 और 1 3 और 1 4 141 और 47 3 7 यस 141 होता है। तो y बराबर है 141 बटे 47। y की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। और y की वैल्यू को जब आप यहाँ रिसब्स्टिट्यूट करोगे तो हमें x मिल जाएगा कि x क्या है, 10y माइनस 12/9, ठीक है भाई। और y की वैल्यू कितनी है, 3, तो यहाँ पर आप y की जगह 3 रख दीजिए, तो 10 3 जा 30 माइनस 12/9, 30 में से 12 गए 18 बटे 9 और 9 दूनी 18। बिल्कुल लास्ट में एक बार समरी करके दोनों आंसर्स इकट्ठे लिख दीजिए जिससे एग्जामिनर को दिक्कत ना हो आंसर ढूंढने में। तो ये आपके 2 क्वेश्चन मैंने 4 मार्क्स के बताए हैं, बाकी क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में करेंगे। आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें। एंड इफ़ यू लाइक माय वीडियो लेक्चर्स देन प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।